Hello students, welcome to Utkarsh classes. This is the special marathon class for class 9th SST Social Science. Special marathon class. In this class we will try to revise our whole syllabus which we have studied till date. जो भी हमने अब तक पढ़ा है उसको बच्चों रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। और फर्स्ट मैराथन क्लास में हमने हिस्ट्री और सिविक्स पढ़ा था। आज की इस मैराथन क्लास पार्ट 2 में ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स को डिस्कस करेंगे। ये क्लास बच्चों आपके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बिकॉज इन दिस क्लास वी विल डिस्कस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, रिवीजन, ब्रीफ रिवीजन भी होगा और बहुत ज़्यादा यूजफुल, बेनिफिशियल ये क्लास आपके लिए रहने वाली है बच्चों। तो जल्दी से क्लास को ज्वाइन कर लो। जो भी बच्चे स्कूल से थोड़े लेट आ रहे हैं वो लेट ज्वाइन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में इस क्लास को आप जो है वो देख सकते हैं। क्लास बहुत ही बेनिफिशियल, यूजफुल रहेगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो भी आपका नेक्स्ट एग्जाम होगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लास बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए रहेगी। So student, without wasting time, we start this class. Yes, first है हमारा चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन। इंडिया साइज और लोकेशन में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? इंडिया साइज और लोकेशन में हमने डिस्कस किया था इंडिया की लोकेशन। इंडिया कहाँ पर लोकेटेड है? इंडिया जो है वो साउथ एशिया में, सदर्न पार्ट ऑफ एशिया कॉन्टिनेंट, वहाँ पर लोकेटेड है। इंडिया का जोग्राफिकल साइज क्या है हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसका लैटिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन क्या है, टाइम को लेकर क्या है, और एंशिएंट टाइम में इंडिया का डिफरेंट कंट्रीज के साथ में किस तरह के रिलेशंस थे, ट्रेडिंग, इकोनॉमिक, जो भी रिलेशन कल्चरल थे उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो फर्स्ट इस क्वेश्चन के साथ में बच्चों हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो फुल फोकस, फुल एनर्जी, फुल फोकस, फुल एनर्जी, फुल कंसंट्रेशन के साथ में क्लास को ज्वाइन करना है। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए क्लास रहने वाली है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डजंट पास थ्रू। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हम लोगों ने पढ़ा था कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो 8 स्टेट के थ्रू पास थ्रू होती है ना। बिल्कुल इंडिया के बिल्कुल सेंटर से पास होती है, ये बिल्कुल सेंटर से पास होती है और इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसका इम्पैक्ट इंडिया के क्लाइमेट पर भी पड़ता है। राजस्थान से ये पास होती है, बिल्कुल राजस्थान से पास होती है। हम लोगों ने डिस्कस किया था बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान से ये पास होती है बच्चों। केवल एक ही डिस्ट्रिक्ट से, बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, थोड़ा सा पार्ट टच हो जाता है। गुजरात से पास होती है, आगे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से पास होती है, और आगे जो है बच्चों छत्तीसगढ़ से पास होती है, त्रिपुरा से पास होती है, मिजोरम से पास होती है। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है बच्चों ये पास नहीं होती है ओडिशा से। कहाँ से पास नहीं होती है? ओडिशा से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं होती है। आपकी बुक चैप्टर फर्स्ट में मैप दिया हुआ है, उसको अच्छे से देखेंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो केवल 8 स्टेट से पास होती है और उसमें उड़ीसा इंक्लूड नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है? सिंपल सिंपल, अच्छे से आप इसको कर सकते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन। द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया। इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड क्या है बच्चों? ईस्टर्न मोस्ट, सबसे ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश, गुजरात। ठीक है ना, गुजरात से शुरू होता है भाई लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन इंडिया का। जो ईस्ट मोस्ट में, वेस्ट में गुजरात, ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश। तो लॉन्गिट्यूड, ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड कौन सा है? इंडिया 97.25 ईस्ट, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, 77 डिग्री ईस्ट 6 मिनट ईस्ट, या 82 डिग्री 32 मिनट ईस्ट। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों ऑब्वियसली 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, जो कि अरुणाचल प्रदेश है, ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड है। ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन ज़्यादा होने की वजह से ही इंडिया में लोकल टाइम में डिफरेंसेस रहते हैं। 2 आवर से ज़्यादा, 2 आवर से ज़्यादा का डिफरेंस रहता है बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा है ये। यस, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल,
उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर विथ, इनका कॉमन फ्रंटियर किसके साथ में है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम किसके साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं बच्चों? सिक्किम चाइना के साथ में, नेपाल के साथ में, चाइना के साथ में, चाइना के साथ में, भूटान के साथ में, नेपाल के साथ में, म्यांमार के साथ में, कॉमन फ्रंटियर इसका किसके साथ में लगता है? तो सिंपल यहां पर बच्चों आंसर आ जाएगा, हाँ इसका सिंपल आंसर है चाइना के साथ में। ये सारे स्टेट्स जो है वो अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, ये हम लोगों ने डिस्कस किया। इफ यू इंटेंडेड टू विजिट कावारती, अगर आप कावारती को विजिट करते हैं ड्यूरिंग योर समर वेकेशंस, which one of the following union territory of India you will be going to? कावारती, अगर आप कावारती जाएंगे तो कौन सी यूनियन टेरिटरी में जाएंगे? हमने पढ़ा था बच्चों कि इंडिया में टोटल 28 स्टेट्स हैं और उसके साथ में 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो 8 यूनियन टेरिटरीज में हमने पढ़ा था दिल्ली है, पांडिचेरी है, लक्षद्वीप है, दमन और द्वीप है, अंडमान निकोबार है, ये सारी लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, ये टेरिटरीज हैं, यूनियन टेरिटरीज। तो भाई कावारती कौन सी यूनियन टेरिटरी में आएगी? तो सिंपल सा है, कावारती इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है वो लक्षद्वीप का। लक्षद्वीप बच्चों केरला के बिल्कुल पास में, अरेबियन सी में लोकेटेड ग्रुप ऑफ आइलैंड है ये। बहुत ही ब्यूटीफुल, नेचुरली ब्यूटीफुल प्लेस है ये, और यहाँ पर विजिट किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, तब से ये बहुत ज़्यादा डिस्कशन में आ गया है, लाइमलाइट में आ गया है। तो अगर आप कावारती जाने की सोच रहे हैं तो इसका मतलब यू आर गोइंग टू विजिट लक्षद्वीप इन अरेबियन सी में लक्षद्वीप। The landmass of India has an area of million square kilometer। इंडिया का टोटल लैंडमास, टोटल जोग्राफिकल एरिया बच्चों कितना है? तो इंडिया का टोटल जोग्राफिकल एरिया जो है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इंडिया का टोटल जोग्राफिकल एरिया है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। Which are the state which do not have an international border और लाई ऑन द कोस्ट? इनमें से कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जिनका कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है? इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, देखो ज्योग्राफिक स्टडी से पता लगेगा, इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है और नहीं इनका कोई कोस्टल एरिया है, लैंडलॉक्ड समझ लो, विदाउट एनी कोस्टल एरिया है ये। तो देखो बच्चों, कोस्टल एरिया और इंटरनेशनल बॉर्डर हरियाणा का नहीं है ना, डू नॉट हैव। और एक तो इसका कोस्टल एरिया नहीं है हरियाणा का, मध्य प्रदेश का नहीं है, छत्तीसगढ़ का नहीं है, झारखंड का नहीं है और तेलंगाना स्टेट, ये ऐसे स्टेट है जो लैंडलॉक्ड है, जिनके पास में इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है और कोई कोस्टल एरिया नहीं है। ये सारे स्टेट्स हैं ना, इतने स्टेट्स हैं, उनमें से केवल अ फ्यू स्टेट्स ही हैं विदाउट कोस्टल एरिया, विदाउट इंटरनेशनल बॉर्डर। State the time differences between the sunrise of easternmost part of India and westernmost horizon of India। क्या है भाई टाइम डिस्टेंस? तो हम सबको पता है ईस्टर्न मोस्ट कौन सा है? ईस्टर्न मोस्ट है बच्चों अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल जो है ये ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया है और गुजरात जो है ये वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया है। इन दोनों के बीच में लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और इसीलिए यहाँ के लोकल टाइम में हमको डिफरेंस देखने को मिलता है मोर देन 2 आवर्स। कितना डिफरेंस देखने को मिलता है बच्चों? 2 आवर्स का डिफरेंस देखने को मिलता है। बच्चे जो है बहुत सारे बच्चे करेक्ट आंसर दे रहे हैं, आप में से कमेंट में देख पा रहा हूँ बहुत सारे बच्चे करेक्ट आंसर दे रहे हैं। राज है, रेणुका है, हाँ ये देखो, एक तो ये क्या मास्टर नाम दिया हुआ है, हाँ बाकी के कमेंट पढ़ नहीं पा रहा हूँ मैं।
तो बच्चे जो है वो करेक्ट आंसर दे रहे हैं, अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं क्लास को, और लर्निंग भी हो रही है उनकी, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो 2 आवर्स का डिस्टेंस जो है दोनों के बीच में लोकल टाइम में हमको देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ लॉन्ग लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस। अब है बच्चों नेक्स्ट, व्हाट इज ए सब कॉन्टिनेंट, विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूट द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट किसको बोलते हैं बच्चों? देखो सब कॉन्टिनेंट का डेफिनेशन क्या होगा, तो ये बोर्ड पे दिया हुआ है, इसको आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सब कॉन्टिनेंट का डेफिनेशन क्या होगा? सब कॉन्टिनेंट का डेफिनेशन देखो बच्चों, लार्ज लैंड मास दैट इज ए पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट बट इज कंसिडर्ड आइदर जोग्राफिकल और पॉलिटिकली एज एन इंडिपेंडेंट एंटाइटी। लार्ज पार्ट, ठीक है ना, लार्ज पार्ट ऑफ ए कॉन्टिनेंट विच इज कंसिडर्ड सेपरेट, ठीक है ना, सेपरेट एरिया के फॉर्म में जिसको कंसिडर किया जाता है उसको हम बोलते हैं सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब देखो इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है वो नेचुरली कॉन्टिनेंट टाइप का ही लग रहा है, रेस्ट ऑफ एशिया से थोड़ा अलग है। हिमालय माउंटेन आ जाता है और 3 तरफ जो है वो ओशंस आ जाते हैं, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन, विच मेक्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट ए सेपरेट एंटाइटी इन एशिया कॉन्टिनेंट बनाते हैं उसको। तो इसमें बच्चों कौन से कंट्री जाते हैं? मेनली 7 कंट्रीज इसमें इंक्लूड होते हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इंडिया है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, मालदीव्स हैं, ये सारे कंट्री जिसमें आ जाते हैं। तो भाई बहुत सारे बच्चे जिन्होंने आंसर सही दे रखा है, नाम नहीं ले पाऊंगा सबका, लेकिन जो भी आंसर दे रहे हैं वेल डन, अच्छा आंसर ये लोग दे रहे हैं। इसका मतलब ये रेगुलर स्टूडेंट है हमारी क्लास के, और रेगुलरली दे आर अटेंडिंग द क्लास रेगुलरली, दैट्स व्हाई दे आर लर्निंग एंड दे कैन बी एबल टू गिव करेक्ट आंसर। यस, how has the long coastline of India proved advantageous for us? The central location of India at the head of Indian Ocean is considered of great significance. Why? अब इंडिया की लॉन्ग कोस्ट लाइन जो है वो इंडिया के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, कैसे बेनिफिशियल है, कैसे एडवांटेज वाली है, ये बताना है भाई। उसका एडवांटेज हमको क्या है तो हम सारे लोग जानते हैं बच्चों। देखो सिंपल, सेंट्रल लोकेशन और लॉन्ग कोस्ट लाइन जो 7,500 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली है, 3 साइड में हम लोग ये जानते हैं कि इधर देखो ईस्ट में आपको बे ऑफ बंगाल देखने को मिलेगा, बे ऑफ बंगाल। नीचे की साइड में साउथ में इंडियन ओशियन है, और इधर जो है वो अरेबियन सी है। इंडिया के पास में लॉन्ग कोस्ट लाइन है जो इधर गुजरात से शुरू होती है। कहां से शुरू होती है? गुजरात से, जो है ना ओशियन कोस्टल एरिया शुरू हो जाता है। गुजरात से लेकर गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल तक ये जाता है। तो लंबा कोस्ट लाइन एरिया है हमारे पास में, इसकी वजह से हमें बहुत सारे पोर्ट्स देखने को मिलते हैं। And we can easily, India can be able to easily trade with the foreign countries. दुनिया भर के कंट्रीज के साथ में हम ट्रेड कर सकते हैं। ईस्ट एशिया के कंट्रीज के साथ में करना है तो इधर वाला देखो ये सारे पोर्ट्स काम आ जाएंगे, ठीक है ना। कोलकाता में यानी वेस्ट बंगाल में बहुत सारे पोर्ट्स हैं। कोलकाता पोर्ट बहुत बड़ा पोर्ट है। कोलकाता पोर्ट के साथ में उड़ीसा में पारादीप, हल्दिया पोर्ट है, विशाखापट्टनम पोर्ट है। तो बहुत सारे पोर्ट इधर ईस्टर्न कोस्टल लाइन पर हैं जो ईस्टर्न कंट्रीज के साथ में, यानी कि ईस्ट एशिया के कंट्रीज जापान तक ट्रेड करने में हेल्पफुल है। और उधर जो कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, उनके साथ में भी ट्रेड करने में। अरेबियन सी में जो कोस्ट लाइन ये जो है पोर्ट्स हैं बच्चों, गुजरात में कांडला पोर्ट, मुंबई पोर्ट, मंगलुरु पोर्ट, ठीक है ना, कालीकट पोर्ट, ये सारे पोर्ट इस तरह से हैं। और ये मारमागांव पोर्ट गोवा, तो ये सारे पोर्ट है बच्चों जो हेल्पफुल है इंडिया का जो है वो अफ्रीका और यूरोप के साथ में ट्रेड करने में, अमेरिका के साथ में ट्रेड करने में। तो इंडिया की भाई लोकेशन बिल्कुल सेंटर में है, वर्ल्ड में बिल्कुल सेंटर में है। 3 तरफ ओशन है, बहुत सारे पोर्ट्स हैं
बहुत बड़ा कॉस्ट लाइन है और हम सारे जानते हैं कि भाई 90% इंटरनेशनल ट्रेड जो है, 90%, मोर देन 90% इंटरनेशनल ट्रेड वो वाया सी रूट होता है, शिप से होता है। तो इसलिए इंडिया को ये एडवांटेज है कि ये जो है वो इजीली जो है वो ट्रेड कर सकता है। तो देखो बच्चों, नो अदर कंट्री हैज ए लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशन एज इंडिया। किसी कंट्री के पास में इतना बड़ा कोस्ट लाइन नहीं है जितना इंडिया के पास में है। तो इससे ट्रेड करने में बेनिफिट रहता है। पहला, द डेक्कन पेनिनसुला प्रोवाइड इनटू द इंडियन ओशन, thus helping India to establish close contact with West Asia, Africa, Europe from the western coast। इस वेस्टर्न कोस्ट से यूरोप के साथ में, अफ्रीका के साथ में हम कांटेक्ट इस्टेब्लिश कर सकते हैं। दूसरा, और द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ द ईस्ट इन ईस्ट एशिया प्रोवाइड ए स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया। Long coastline of India has led to the development of ocean routes which have contributed to the exchange of ideas, commodities and enhance foreign trade of India। तो ये foreign trade को enhance करती है, बढ़ाती है और इससे इंडिया को अल्टीमेटली जो है वो बेनिफिट होता है बच्चों। सिंपल है ये। दूसरा, The geographical location has helped India in attending an important place in world। How? जोग्राफिकल लोकेशन कैसे हेल्पफुल है इंडिया का जो है वो इम्पोर्टेंट प्लेस बनाने में दुनिया में। तो इंडियन लैंडमास हैज ए सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीच में इंडिया की लोकेशन जो है वो सेंट्रल लोकेशन है, बिल्कुल मिडल में इसकी लोकेशन है। इंडिया इज ए साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ एशिया कॉन्टिनेंट। द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स, ठीक है ना, ये ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स जो है वो कनेक्ट करते हैं, यूरोप को कनेक्ट करते हैं, यूरोप इन वेस्ट और द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया। यूरोप, वेस्ट एशिया और ईस्ट एशिया के कंट्रीज को आपस में कनेक्ट करता है। डेक्कन पेनिनसुला जो है ये क्लोज कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश कर रहा है हमारा वेस्ट एशिया के साथ में, अफ्रीका के साथ में, यूरोप के साथ में, ठीक है ना। इस तरह से जितना बड़ा कोस्ट लाइन इंडिया का है उतना और किसी का नहीं है और इसी वजह से इंडिया इजीली उनके साथ में ट्रेड करने की जो है पोजीशन में है। और बहुत सारी कमोडिटीज़, बहुत सारी गुड्स का जो है ट्रांसपोर्टेशन इसके थ्रू होता है। बहुत सारी गुड्स जो है वो इंडिया में आती है और इंडिया दूसरी जगह को भेजता है। तो उससे बच्चों जो है वो इकोनॉमिक रिलेशन एज वेल एज कल्चरल रिलेशंस भी डेवलप होते हैं। तो ये इंडिया की लोकेशन उसके लिए एडवांटेज वाली है। यस, सेकेंड चैप्टर है हमारा बच्चों फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। फिजिकल फीचर्स क्या है भाई इंडिया के, बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। हम लोगों ने पढ़ा है कि फिजिकल फीचर्स में हमने इंडिया को जो है वो अलग अलग फिजिकल फीचर्स में डिवाइड कर रखा है। हिमालय माउंटेनियस रीजन जो है वो है हिमालय माउंटेन रेंज, नॉर्दर्न प्लेन, पेनिनसुलर प्लेट्यू, थार डेजर्ट, ग्रुप ऑफ आइलैंड, कोस्टल प्लेन। ये अलग अलग फिजिकल डिवीजन है, फिजिकल फीचर्स हैं इंडिया लैंडमास के। तो एक लैंडमास बाउंडेड बाय सी ऑन 3 साइड इज रेफर टू एज, ऐसा लैंडमास जो 3 तरफ समुद्र से घिरा हुआ हो उसको हम क्या बोलेंगे, कोस्ट, आइलैंड, पेनिनसुला, नन ऑफ द अबव। क्या बोलेंगे भाई बच्चे? जल्दी से आंसर दे देंगे। जो भी बच्चे देख रहे हैं क्लास को जल्दी से इसका आंसर दे देंगे। ऐसा लैंडमास जो 3 तरफ पानी से घिरा हुआ हो, एग्जाम्पल से ही आपको समझ में आ जाएगा। पेनिनसुला, क्या बोलेंगे इसको भाई? इसको बोलेंगे पेनिनसुला। ये इस तरह से पेनिनसुला है, तीनों तरफ वाटर बॉडीज हैं, ओशियंस हैं। यस, माउंटेन रेंज इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया फॉर्मिंग इट्स बाउंड्री विथ म्यांमार आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज।
हिमालय माउंटेन का एक्सटेंशन वेस्ट से लेकर ईस्ट तक है, पढ़ा है हम लोगों ने। हिमालय माउंटेन जिसको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना, उसका वर्टिकल और हॉरिजेंटल डिवीजन हम लोगों ने पढ़ा है। तो भाई ये जो ईस्टर्न पार्ट में जो बाउंड्री म्यांमार के साथ में बनाती हुई जो माउंटेन्स है उसको हम क्या बोलेंगे, हिमाचल। उत्तराखंड, पूर्वांचल, हिमाद्री, क्या बोलेंगे भाई, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक पढ़ा था हमने। नॉर्थ टू साउथ डिवीजन है हिमालय माउंटेन का। उसके अलावा हमने वेस्ट टू ईस्ट डिवीजन भी हिमालय का पढ़ा है। वेस्ट टू ईस्ट, हाँ, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, ठीक है ना, आसाम हिमालय पढ़ा है ना बच्चों, अलग अलग। तो यहां पर देखो, इसको हम बोलेंगे पूर्वांचल। अरुणाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश से लेकर नागालैंड, मिजोरम तक की जो पहाड़ियां हैं इनको कलेक्टिवली हम पूर्वांचल बोलते हैं। और ये म्यांमार के साथ में बॉर्डर बनाती है, बाउंड्री बनाती है, कलेक्टिवली हिमालय का ही पार्ट है, इसको अपन पूर्वांचल बोलेंगे। द नैरो बेल्ट ऑफ पेबल्स अबाउट 8 to 16 किलोमीटर इन विड्थ लाइंग पैरेलल टू द स्लोप इज नोन एज, इसको क्या बोलेंगे भाई, नैरो बेल्ट ऑफ पेबल्स अबाउट 8 to 16 किलोमीटर इन विड्थ लाइंग पैरेलल टू द स्लोप इज नोन एज भाबर, इसको अपन बोलेंगे भाबर। भाबर नैरो बेल्ट है बच्चों, भाबर, तराई, खादर और बांगर और खादर, इस तरह से डिवीजन देखते हैं हम। द रेंज इज बाउंडेड बाय द सेंट्रल हाईलैंड इन द साउथ एंड अरावली इन द नॉर्थ वेस्ट। अरावली इन द नॉर्थ वेस्ट किसको बोलेंगे भाई, ये आंसर फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा, बच्चे जल्दी से आंसर दे देंगे, सिंपल क्वेश्चन है, समझ में भी आ जाएगा। देखो बच्चों, सेंट्रल ये जो पेनिसुलर प्लेट्यू है इसको अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, डेक्कन प्लेट्यू नीचे वाला, ऊपर वाला सेंट्रल आइलैंड। और सेंट्रल आइलैंड में भी अलग अलग जो है वो डिवीजन है। अब ये जो है बच्चों, सेंट्रल आइलैंड इन द साउथ एंड अरावली इन द नॉर्थ वेस्ट, ठीक है ना, ये कौन सी रेंज इसमें आ जाएगी, तो विंध्य रेंज आ जाएगी बच्चों यहाँ पर। हाँ, विंध्य रेंज, विंध्याचल माउंटेन मध्य प्रदेश में है, अरावली, उससे लेकर अरावली तक माउंटेन के बीच में जो माउंटेन है इसको अपन सेंट्रल हाईलैंड बोलते हैं। प्लेट्यू, इसको अपन सेंट्रल हाईलैंड बोलेंगे, सेंट्रल आइलैंड, ठीक है। इज द ओनली लार्ज रिवर इन द डेजर्ट रीजन, अभी फ्लो कर रही है ये रिवर मानसून सीजन में। वन एंड ओनली लार्जेस्ट रिवर इन डेजर्ट, डेजर्ट में ओरिजिन इसका अजमेर के पास में नाग माउंटेन से होता है और आगे ये खंबात की खाड़ी तक जाती है, ठीक है ना। हाँ, अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बालोतरा उधर होते हुए ये बहती है। रिवर वेस्टर्न राजस्थान की सबसे बड़ी है ये लूनी रिवर। कौन सी रिवर है, लूनी रिवर। जनरली ये सीजनल रिवर है, केवल रेनी सीजन में ही फ्लो होती है, बाकी ये थ्रू आउट द ईयर जो है वो ड्राई रहती है, ओनली इन रेनी सीजन। हाँ, रेनी सीजन। विच प्लेट्यू लाइज बिटवीन द अरावली एंड विंध्य रेंज, विंध्य रेंज और अरावली के बीच में कौन सा प्लेट्यू है बच्चों, इसको अपन सेंट्रल आइलैंड भी बोलते हैं, अभी हमने पढ़ा, इसको हम सेंट्रल आइलैंड भी बोलते हैं। और इसी को हम बच्चों लोकल लैंग्वेज में मालवा प्लेट्यू भी बोलते हैं, मालवा प्लेट्यू। यहां पर मैं बता दूं बच्चों कि जो हमारा पेनिसुलर प्लेट्यू है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पेनिसुलर प्लेट्यू को, नीचे वाला डेक्कन प्लेट्यू आ जाएगा और ऊपर वाला सेंट्रल आइलैंड है। तो इसको बच्चों सेंट्रल आइलैंड में, सेंट्रल आइलैंड का एक्सटेंशन जो है वो नीचे विंध्याचल माउंटेन है, ऊपर जो है अरावली माउंटेन है, उसके बीच का जो पेनिसुलर प्लेट्यू है उसको अपन सेंट्रल आइलैंड बोलते हैं। लोकल इसको कॉमनली हम इसको बोलते हैं मालवा प्लेट्यू। अलग अलग नाम है, वैसे अलग अलग नाम है, लेकिन यहाँ इसके बीच में जो दो के बीच में है ये मालवा प्लेट्यू है। यस, इजी है।
इजीली समझ में भी आ रहा है। अगर बच्चे कंसंट्रेशन के साथ में स्लो एंड स्टडी विन द रेस, ये आप लोगों ने बच्चों पॉपुलर सेइंग है, पढ़ा होगा, सुना होगा। स्लो एंड स्टडी विन द रेस, जो बच्चा रेगुलर स्टडी करेगा, रेगुलरली क्लास को अटेंड करेगा, एनर्जी के साथ में, फोकस के साथ में, कंसंट्रेशन के साथ में, इफ ए स्टूडेंट attend the class, definitely he or she will get good marks in the examination. उसको definitely no doubt वो अच्छे मार्क्स अचीव करेगा, सिक्योर करेगा बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों सिंपल और अच्छे क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप इसको इसी तरीके से पढ़ते रहोगे तो डेफिनेटली आपके लिए क्लास हेल्पफुल रहने वाली है। नेम द ओनली एक्टिव वॉल्केनो, ओनली एक्टिव वॉल्केनो के बारे में बताना है ऑफ कंट्री। वेयर इज इट सिचुएटेड, कहाँ पर सिचुएटेड है? तो बैरन आइलैंड सिचुएटेड इन अंडमान एंड निकोबार। बैरन आइलैंड जो कि सिचुएटेड है बच्चों अंडमान और निकोबार में, बैरन आइलैंड सिचुएटेड है अंडमान और निकोबार में, वहां पर आपको मिलेगा ओनली एक्टिव वॉल्केनो, ओनली एक्टिव वॉल्केनो ऑफ आवर कंट्री इंडिया। वॉल्केनो क्या बोलते हैं हम? क्या हम सारे लोग जानते हैं कि अर्थ के अंदर जो है वो रॉक्स होती है, प्लेट्स होती है, मैग्मा ये जो है बहुत सारे मिनरल्स वगैरह होती है, रॉक्स होती है, मेटल्स होते हैं। ये एक्सेस हीट की वजह से, बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से कई बार मेल्टिंग हो जाते हैं, पिघल जाते हैं, और इतना टेम्परेचर हाई जाता है और इतने ज़्यादा पिघल जाते हैं कि फिर उनको बाहर आने के लिए अर्थ जो है वो क्रैक हो जाती है और वो सारा मैग्मा बाहर आ जाता है, इसी से प्लेटियो फॉर्म होते हैं। तो ये जो वॉल्केनो है ना, वॉल्केनिक इरप्शन, हमारा जो डेक्कन प्लेटियो है इसी तरह से वॉल्केनिक लावा इरप्शन से बना हुआ है, तो इरप्ट हो जाते हैं ये। तो बच्चों ये एक्टिव वॉल्केनो अंडमान निकोबार के बैरन आइलैंड में हमको देखने को मिलता है। एक्टिव वॉल्केनो में अभी भी मैग्मा का आना शुरू जो है वो कंटिन्यू है, मैग्मा का फ्लो वहां से हो रहा है, इसलिए अपन इसको वॉल्केनिक एक्टिव वॉल्केनो बोलते हैं। और ये है बच्चों लोकेशन इसका बैरन आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार, इंडिया। यस। नेम द पार्ट ऑफ हिमालय लाइंग बिटवीन काली एंड तीस्ता रिवर। हिमालय का बच्चों बताया था हम लोगों ने अलग अलग डिवीजन है, तो काली और तीस्ता रिवर के बीच में जो हिमालय है, हाँ हमने पढ़ा था, ये बिल्कुल पढ़ा था, हाँ। तो ये नेपाल हिमालय है बच्चों, जो काली नेपाल, ये काली रिवर जो है वो इंडिया और नेपाल की बॉर्डर बनाती है। तो काली और ये तीस्ता रिवर बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है हमारे आसाम की। तो काली और तीस्ता रिवर के बीच में जो हिमालय आएगा उसको अपन नेपाल हिमालय बोलेंगे, नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय, ये रिवर्स के बेस पे इसका डिवीजन है वेस्ट टू ईस्ट। विच आर द रीजनल सेक्शंस ऑफ हिमालय। हिमालय के रीजनल सेक्शंस क्या है बच्चों? द फर्स्ट रीजनल सेक्शन ऑफ हिमालय, देखो कश्मीर हिमालय है ये, कश्मीर हिमालय ये इंडस और सतलज रिवर के बीच में है, सॉरी हाँ ये पंजाब हिमालय, और पंजाब हिमालय में भी दो सब पार्ट है। पहला जो है वो है बच्चों इंडस और सतलज रिवर के बीच में हिमालय का जो पार्ट है दैट इज नोन एज पंजाब। पंजाब, कुमायूं, नेपाल और आसाम हिमालय, ये चार पार्ट है बच्चों, समझना इसको अच्छे से। तो इंडस और सतलज रिवर के बीच में जो हिमालय का पार्ट है लाइंग बिटवीन इंडस एंड सतलज रिवर इज कॉल्ड पंजाब हिमालय, उसको अपन पंजाब हिमालय बोलते हैं। पंजाब हिमालय के भी दो पार्ट है बच्चों, जो एक तो है इसका कश्मीर हिमालय और दूसरा है हिमाचल हिमालय, ठीक है ना। पंजाब हिमालय में ऊपर वाला पार्ट कश्मीर, नीचे वाला थोड़ा सा पार्ट हिमाचल हिमालय, ठीक है। पहला डिवीजन तो ये हो गया। दूसरा, द पार्ट बिटवीन द सतलज एंड काली रिवर इज आल्सो नोन एज द कुमायूं हिमालय, उसको अपन कुमायूं हिमालय बोलते हैं। जो सतलज रिवर और काली रिवर के बीच में है कुमायूं हिमालय। और अभी तीसरा वाला हमने बताया था काली रिवर और तीस्ता रिवर के बीच में जो है वो नेपाल हिमालय होगा।
काली रिवर जो है वो इंडिया और नेपाल के बीच में बॉर्डर बनाती है, बाउंड्री बनाती है। हालांकि अभी इसको लेकर थोड़ा डिस्प्यूट हो गया है दोनों कंट्रीज के बीच में। और जो लास्ट में तीस्ता और दिहांग रिवर है, ये दिहांग, इसके बीच में जो हिमालय है इसको अपन बोलते हैं आसाम हिमालय। क्या बोलते हैं इसको? आसाम हिमालय। तो सिंपल बच्चों, सिंपल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इंडस और सतलज, फिर है काली और आगे है तीस्ता, तीस्ता और उससे आगे दिहांग। ठीक है ना, थोड़ा सा मैं इसको कम कर देता हूं ताकि ये काली, तीस्ता और दिहांग, आगे वाली रिवर है दिहांग, अरुणाचल प्रदेश में जाके मिलती है ये। यहां पर इंडस और सतलज के बीच में मेनली ज्यादा उस पर नहीं जाना है, पंजाब हिमालय। सतलज और काली के बीच में कुमायूं हिमालय। काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय, और इधर वाला तीस्ता और दिहांग के बीच में आसाम हिमालय। तो ये 4 पार्ट है बच्चों, वेस्ट टू ईस्ट और नॉर्थ टू साउथ, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। बताया था ये मैंने आपको जब हम लोगों ने इस चैप्टर को बच्चों अच्छे से डिस्कस किया था। तो भाई बच्चे धड़ाधड़ से कमेंट जरूर आ रहे हैं आपके, कम, हाँ डिस्टर्ब नहीं होना है क्लास में, आपस में डिस्कशन नहीं, हाँ कंटिन्यूसली बच्चों अटेंशन के साथ में क्लास को अटेंड करना है। बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट में देख पा रहा हूँ एक्टिव है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है। डाउट अगर किसी का है तो लास्ट में लेंगे, है ना, बीच में डाउट नहीं पूछना है। अभी आपका कंसंट्रेशन पूरा का पूरा क्लास पे ही रहना चाहिए, ठीक है ना, नो डाइवर्जन, ओनली कंसंट्रेशन ओनली ऑन द क्लास, केवल क्लास पे कंसंट्रेशन। गिव एन अकाउंट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू के बारे में बताना है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनरल स्टोर ऑफ इंडिया इसको बोला जाता है भाई, सबसे ज्यादा मिनरल्स यहाँ पर मिलते हैं क्योंकि इसका फॉर्मेशन जो है वो वॉल्केनिक लावा इरप्शन से हुआ है। इसका फॉर्मेशन जो है वो वॉल्केनिक लावा इरप्शन से हुआ है। ट्रेंगुलर लैंडमास, ट्रेंगुलर समझ रहे हैं ना भाई, इस तरह का लैंडमास ट्रेंगुलर लैंडमास है ये। ट्रेंगुलर लैंडमास है त्रिकोण वाला, लाइज टू द साउथ ऑफ नर्मदा रिवर से, या आप देखो अभी ये रिवर से के बेस पे इसका डिमार्केशन हो गया। हाँ, नर्मदा रिवर से लेकर आगे सतपुड़ा रेंज से लेकर आगे नीचे तक इसका जो है वो एक्सटेंशन है। डेक्कन प्लेट्यू इज हायर इन द वेस्ट एंड स्लोप जेंटली ईस्टवर्ड। साउथ वेस्ट में थोड़ा सा हाइट ज्यादा है, हमने वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट भी पढ़ा ना, वेस्ट में हाइट ज्यादा है, ईस्ट में कम है, और इसलिए डेक्कन प्लेट्यू की पेनिनसुलर रिवर्स जितनी भी है वो सारी की सारी, मोस्ट ऑफ द रिवर्स आर वेस्ट या ईस्टवर्ड, सॉरी ईस्टवर्ड है, बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है, एक्सेप्ट ऑफ 2 रिवर नर्मदा और तापी, पढ़ा है हमने अच्छे से। तो इसका स्लॉप इस तरह से है, और ये जो है इसका एक्सटेंशन जो है वो मेघालय कार्बी वहां तक भी देखने को मिलता है। और इट इज सेपरेटेड बाय ए फॉल्ट फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेट्यू। 3 prominent हिल रेंजेस फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट आर गारो, खासी, जैंतिया, नॉर्थ वेस्ट तक की इसका एक्सटेंशन है। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जो है मार्क द वेस्टर्न एंड कोस्टल एज ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है ना, ये डेक्कन प्लेट्यू है। मिनरल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इंडिया का सबसे जो है वो अपन बोलेंगे यूनिक फिजिकल रीजन है, फिजिकल फीचर है। एक्सप्लेन हाउ द हिमालय एक्ट एज ए बून, बून मतलब वरदान, कैसे है हिमालय इंडिया के लिए। बहुत सिंपल है भाई, हिमालय इंडिया के लिए वरदान कैसे है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। बच्चे इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में नोट कर लेंगे। जनरली आपका जो भी एग्जाम होगा, क्वार्टरली हो जाए, हाफ ईयरली हो जाए, यूनिट टेस्ट हो जाए, टर्म फर्स्ट हो जाए, टर्म सेकंड हो जाए, इसमें ये क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। तो इस क्लास को बच्चों Himalaya act as a natural wall that protect Indo-Gangetic plain from cold wind from the north.
अगर हिमालय माउंटेन नहीं होता तो जो साइबेरिया नॉर्दर्न एशिया वहां से कोल्ड विंड आती और इंडिया के पूरे क्लाइमेट को क्या कर देती, कोल्ड कर देती। तो भाई जो भी नॉर्थ से, नॉर्दर्न एशिया से, साइबेरिया से जो भी कोल्ड विंड आ रही है, चिल्ड विंड, उनको प्रोटेक्ट करने, उनसे हमें प्रोटेक्ट करने का काम जो है वो करता है नेचुरल बैरियर के फॉर्म में, और नेचुरली हमको प्रोटेक्शन भी दे रहा है। हिमालय की वजह से हमारा नॉर्दर्न ईस्टर्न बॉर्डर जो है वो सेफ है, सिक्योर है। और हिमालय माउंटेन जो है इसका लोकेशन ऐसा है कि जो भी मानसून विंड आती है उसको ये ब्लॉक कर देता है और रेनफॉल कॉज करता है, और उसी की वजह से जो है वो हिमालय माउंटेन पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है। और रेनफॉल की वजह से बहुत सारी रिवर्स जो है वो हिमालय माउंटेन से ओरिजिनेट होती है और हमारे लिए रेगुलर फ्लो वाटर का लेके आती है, स्पेशली नॉर्दर्न प्लेन में। The Himalaya are covered with thick forest and are the source of various raw materials. Raw material का source जो है ठीक है बच्चों। तो ये हिमालय माउंटेन के एडवांटेजेस हैं, सीधा सा है। अगर हिमालय माउंटेन नहीं होता तो साइबेरिया से आने वाली कोल्ड विंड डायरेक्टली कम टू इंडिया एंड विच मेक इंडियाज क्लाइमेट टू कोल्ड, बहुत ज़्यादा कोल्ड बना देती। नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा जो है वो विंटर सीजन जो है वो अनबियरेबल हो जाता। सेकेंड है बच्चों, हिमालय माउंटेन की वजह से जो भी बे ऑफ बंगाल से मानसून विंड आती है वो सारी ब्लॉक होती है, टकराती है, क्लैश होती है हिमालय माउंटेन से और फिर रेनफॉल करती है। उसकी वजह से बहुत सारी रिवर्स निकलती है, इंडस है, गंगा है, ठीक है ना, ब्रह्मपुत्र है, बहुत सारी रिवर्स निकलती है जो पेरेनियल फ्लो को इंश्योर करती है बच्चों। नॉर्थ इंडिया में वाटर सप्लाई के लिए ज़रूरी है। और दूसरा, हिमालय माउंटेन की वजह से हमें बड़ा फॉरेस्ट अवेलेबल है जिसमें बहुत सारा रॉ मटेरियल मिलता है, वुड है, टिम्बर है, मेडिसिनल प्लांट्स है, फ्रूट्स हैं, ठीक है ना, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, वो अवेलेबल रहते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बेनिफिशियल है। तो हिमालय का भाई हमें बहुत ज़्यादा एडवांटेज है और ये नेचुरली हमें सिक्योरिटी भी दे रहा है। अगर हिमालय माउंटेन नहीं होता तो चाइना से भाई प्रोडक्शन में हमको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती थी। नेक्स्ट है बच्चों इकोनॉमिक्स का चैप्टर, द स्टोरी ऑफ विलेज पालनपुर। विच स्टेट बेनिफिटेड द मोस्ट फ्रॉम द ग्रीन रिवोल्यूशन? ग्रीन रिवोल्यूशन वॉज द रिवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। ग्रीन रिवोल्यूशन जो है वो 1960s के डेकेड्स में एग्रीकल्चर के मॉडर्नाइजेशन के लिए, एग्रीकल्चर के मॉडर्नाइजेशन के लिए और फूड ग्रेन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए जो रिवोल्यूशन हुआ उसको हम बोलते हैं बच्चों ग्रीन रिवोल्यूशन। और इससे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा, इंडिया एग्रीकल्चर के मामले में यानी फूड ग्रेन के मामले में सेल्फ सफिशिएंट हो गया। इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो है वो कौन से स्टेट को मिला? पंजाब, बिहार, कर्नाटका, तमिलनाडु। जल्दी से बच्चे आंसर दे देंगे, देख पा रहा हूं मैं कमेंट। हाँ, ज्यादातर बच्चे करेक्ट आंसर दे रहे हैं। जल्दी जल्दी इसका आंसर दो भाई, अभी कुछ कम ही बच्चों ने आंसर दिया है। जो भी बच्चे देख रहे हैं जल्दी इसका आंसर दे दें। नाम किसी का ले नहीं पाऊंगा, लेकिन जो करेक्ट आंसर दिख रहे हैं मुझे अभी तो केवल 10 जनों के करेक्ट आंसर दिख रहे हैं। कुछ बच्चे रॉन्ग आंसर भी दे रहे हैं, क्यों नहीं पढ़ा है क्या? जो रेगुलर स्टूडेंट है क्लास का वो करेक्ट आंसर दे रहा है। हाँ, दिख रहा है मुझे, विजिबल हो रहा है। हाँ, तो भाई
ग्रीन रिवॉल्यूशन का सबसे ज्यादा बेनिफिट जो है वो पंजाब स्टेट को हुआ। पंजाब, ओ हो पंजाब। In terms of agriculture, it is one of the advanced state of India. पंजाब भाई एग्रीकल्चर के मामले में एडवांस्ड है, कैनल वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, इरिगेशन की फैसिलिटी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए पंजाब के फार्मर्स को सबसे ज़्यादा बेनिफिट ग्रीन रिवोल्यूशन का हुआ। एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज उन्होंने कर लिया। द न्यू वेज ऑफ फार्मिंग नीड्स लेस बट मच मोर कैपिटल। लेस क्या चाहिए भाई इनको? New ways of farming need less seeds, land, tractors, fertilizers. Less land but much more capital. लैंड कम चाहिए लेकिन कैपिटल ज़्यादा चाहिए भाई नई टेक्निक में। स्मॉल फार्मर्स कॉन्स्टिट्यूट अबाउट टोटल फार्मर्स ऑफ इंडिया। स्मॉल फार्मर्स कितना परसेंटेज है भाई इंडिया में? तो इंडिया में ज़्यादातर जो है मोस्टली स्मॉल फार्मर्स हैं और ये मोर देन 80% है। More than 80% farmers are small farmers. Is the most abundant factor of production. सबसे abundant, सबसे ज़्यादा अवेलेबल फैक्टर कौन सा है भाई? हमने प्रोडक्शन में पढ़ा है कि 4 फैक्टर्स होते हैं। लैंड है, लेबर है, फिजिकल कैपिटल है, ह्यूमन कैपिटल है। तो उसमें सबसे एब्यूडेंट यानी सबसे ज़्यादा अवेलेबल फैक्टर कौन सा है भाई? तो यहाँ पर है बच्चों, इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है इसलिए लेबर की कोई कमी नहीं है भाई। लेबर बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहती है। विलेज पालनपुर में भी हमने पढ़ा है कि लेबर की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। Which one of the following statement is correct with reference to secondary sector? सेकेंडरी सेक्टर के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट अब देखता हूं, देखे कितने बच्चे करेक्ट आंसर देते हैं इसका। इन इंक्रीज एक्टिविटीज गुड्स आर आइदर ग्रोन ऑन अर्थ और डग आउट फ्रॉम द इन दीज एक्टिविटीज डग आउट फ्रॉम द अर्थ दीज एक्टिविटीज ट्रांसफॉर्म प्राइमरी गुड्स इनटू सम commodities with the help of manual labor or machines. These activities generate services rather than goods. This sector is primarily known as the service sector. तो क्या बोलेंगे भाई इसको? तो these activities transform primary goods into some commodities with the help of manual labor or machine. यानी ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है बच्चों। जैसे प्राइमरी सेक्टर से कॉटन ले लिया और उसको क्लॉथ में चेंज कर लिया, प्राइमरी सेक्टर से शुगर कैन ले लिया उसको शुगर में चेंज कर लिया, शुगर इंडस्ट्री। प्राइमरी सेक्टर से आयरन ले लिया उसको स्टील में बदल दिया, स्टील इंडस्ट्री। प्राइमरी सेक्टर से बच्चों, प्राइमरी सेक्टर से जो है वो वुड को ले लिया उसको फर्नीचर में चेंज कर दिया, फर्नीचर इंडस्ट्री। तो ये जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल लेकर उसको यूजफुल गुड्स में कमोडिटीज में चेंज कर दिया जाता है, उसको अपन बोलेंगे सेकेंडरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर। विच कैपिटल इज नोन एज वर्किंग कैपिटल? कौन सी कैपिटल को हम वर्किंग कैपिटल बोलेंगे? बहुत सिंपल है, कैपिटल दैट इज यूज्ड अप इन प्रोडक्शन, जिसका यूज प्रोडक्शन में होता है, लाइक रॉ मटेरियल एंड कैश इन हैंड, नोन एज द वर्किंग कैपिटल। अब देखो बच्चों, वर्किंग कैपिटल किसको बोलेंगे? मान लो कोई बंदा जो है वो शुगर इंडस्ट्री चला रहा है, शुगर इंडस्ट्री को ऑपरेट कर रहा है, तो उसको शुगर कैन एज ए रॉ मटेरियल चाहिएगा, उसके साथ में उसको कुछ मनी भी चाहिएगा थोड़ा बहुत सामान लाने के लिए, शुगर कैन लाने के लिए, लेबर लाने के लिए। तो ये शुगर कैन एज ए रॉ मटेरियल और मनी इन हैंड, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल जो डेली हमारे प्रोडक्शन के यूज़ में आती है। मल्टीपल क्रॉपिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली एग्जाम्स में पूछा जाता है, बच्चे कई बार कंफ्यूज भी हो जाते हैं। Generally it is asked in board examinations.
पूछा जाता है ये। मल्टीपल क्रॉपिंग मीन्स ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड इन ए ईयर। मोर देन वन क्रॉप्स। मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब है बच्चों एक साथ में सेम पीस ऑफ लैंड पर एक साथ में बहुत सारी क्रॉप्स को, 2 3 4 क्रॉप को ग्रो कर देना। वीट भी है, वीट के साथ में कोई वेजिटेबल भी है, ठीक है ना, मस्टर्ड भी है, तो इसको अपन बोलेंगे मल्टीपल क्रॉपिंग। वीट भी है, ज्वार भी है, मस्टर्ड भी है, मल्टीपल क्रॉपिंग। व्हाट कंप्राइज मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में क्या आएगा बच्चों? हमने विलेज पालनपुर के बारे में पढ़ा है, जहाँ पे फार्मिंग के मामले में फार्मर्स थोड़े एडवांस्ड है। फार्मिंग के मामले में फार्मर्स जो है वो एडवांस्ड है, फार्मर एडवांस्ड है। फार्मर के पास में जो है, फार्मर के पास में एडवांस टेक्नोलॉजी है, उसका वो यूज़ कर रहे हैं। मॉडर्नाइजेशन ऑफ फार्मिंग वहाँ पर हो चुका है। तो यहाँ पर मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में किस तरह के मेथड्स आएंगे, ठीक है ना। अगर कोई ऑक्सेस यानी बुल का यूज़ कर रहा है, ठीक है ना, वुडन प्लव का यूज़ कर रहा है जो हाथ से और बैल से अगर खेती लैंड को कल्टीवेट कर रहा है, ट्रेडिशनल मेथड। ट्रैक्टर से कल्टीवेट कर रहा है यानी मशीनरी का यूज़ कर रहा है, मॉडर्न फार्मिंग, ठीक है ना। HYB सीड, हाई यील्डिंग सीड्स का यूज़ कर रहा है, मॉडर्न टेक्निक, मॉडर्न मेथड। अगर फार्मर जो है वो केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का यूज़ कर रहा है, मॉडर्न फार्मिंग। इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहा है बच्चों, तो वो क्या हो जाएगा, हाँ इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहा है, ट्यूबवेल्स वगैरह रन कर रहा है, तो ये सारा मॉडर्न फार्मिंग में आ जाएगा। तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, मशीनरी है, ये मॉडर्न फार्मिंग में आ जाएगी, जो कि सिंपल है, इजी है। विच कैपिटल कैन बी कंसिडर्ड एज द बेस्ट, लैंड, लेबर, फिजिकल और ह्यूमन कैपिटल। ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, हमने सबसे पहले पढ़ा था। किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन के लिए ये 4 फैक्टर्स जो है वो इसेंशियल्स हैं, कंपलसरी हैं, नेसेसरी हैं। इसमें सबसे बेस्ट कौन सा है, सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है? लैंड, लेबर, फिजिकल और ह्यूमन कैपिटल। तो इन सब में बेस्ट जो है वो ह्यूमन कैपिटल है, क्योंकि इन सब को ऑर्गेनाइज करने का, इन सब का प्रॉपर यूज करने का काम जो है वो ह्यूमन माइंड करता है, ह्यूमन कैपिटल करता है बच्चों। ह्यूमन कैपिटल इज द बेस्ट बिकॉज इट इज द मेजर असेट फॉर एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये मेजर असेट है इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए, ह्यूमन कैपिटल। The best because it is the major asset for the any economic activity success. Investment in human capital will be provide higher income and production because it can coordinate all the resources together to achieve the optimum amount of production. तो भाई human being, human skill, human management, human capital ही वो चीज़ है जो दूसरे लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल उन सबको जो है वो कोऑर्डिनेट करने का, मैनेज करने का काम करती है और प्रोडक्शन करवाती है। यस, इट इंक्लूड लेबर फ्रॉम फॉर प्रोसेसिंग द इनपुट एज वेल एज नॉलेज एंड एंटरप्राइज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द आउटपुट। तो इसमें सारों को मैनेज करने का काम जो है लेबर, लैंड एज ए इनपुट यूज करते हैं और ह्यूमन स्किल इसका भी यूज़ करते हैं और जो है प्रोडक्शन करते हैं। हाईलाइट 5 डिफरेंसेस बिटवीन द ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जब भी आंसर देना हो तो टेबल बनाकर आंसर दें। ये देखो टेबल देख लो ताकि यू कैन ईजीली डिफ्रेंशिएट बिटवीन द ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न। ट्रेडिशनल मीन्स पुराना, मॉडर्न मीन्स नया। तो देखो बच्चों, ट्रेडिशनल में सीड यानी बीज,
ये बिल्कुल सिंपल ट्रेडिशनल ओल्ड, ठीक है ना, वो वाले यूज करते हैं, कम प्रोडक्शन करने वाले। मॉडर्न फार्मिंग में, यहाँ पे मैं हट रहा हूँ ताकि आपको ये स्क्रीन अच्छे से विजिबल हो जाए और आप अच्छे से इसको डिफरेंशिएट कर पाएँ। मॉडर्न फार्मिंग मॉडर्न मेथड्स में यूज हो रहा है हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स जो कम पानी में भी ज़्यादा प्रोडक्शन करें। इरिगेशन इज डन थ्रू वेल्स एंड टैंक्स, यहाँ पर इरिगेशन का भी पुराना मेथड है, वहाँ पे इरिगेशन हो रहा है मॉडर्न फार्मिंग में। मॉडर्न मेथड्स में डैम के थ्रू, ट्यूबवेल्स के थ्रू, कैनल्स के थ्रू इरिगेशन। इरिगेशन मीन्स सिंचाई। फर्टिलाइजर यूज्ड इज मैन्योर, मैन्योर फर्टिलाइजर फ्रॉम द, जैसे काउ डक है, एनिमल वेस्ट है, इसको यूज किया जाता है एज ए फर्टिलाइजर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। वहां पर यूज हो रहा है बच्चों मॉडर्न फार्मिंग में केमिकल फर्टिलाइजर, यहां पर मैन्योर जिसको अपन बोलेंगे, और एनिमल वेस्ट एज ए फर्टिलाइजर यूज हो रहा है ट्रेडिशनल में, मॉडर्न में हो रहा है केमिकल फर्टिलाइजर। फार्मर्स यूज बुलक, ठीक है ना, फॉर प्लफिंग, प्लफिंग के लिए, खेत को कल्टीवेट करने के लिए, लैंड कल्टीवेशन के लिए पुराना तरीका बुल का यूज कर रहे हैं। वहाँ पे मशीनरी ट्रैक्टर का यूज हो रहा है। यहाँ पर मैनुअल लेबर ज़्यादा हो रहा है ट्रेडिशनल में, वहाँ पर मॉडर्न मशीनरी, थ्रेसर्स हैं, मशीन्स हैं, हार्वेस्टिंग मशीन्स हैं, उनका यूज हो रहा है। तो ये बच्चों डिफरेंसेस हैं, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हाँ, ये डिफरेंसेस हैं जो मॉडर्न और ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फार्मिंग में देखने को मिलता है। फ्रॉम वेयर डू द स्मॉल फार्मर्स गेट कैपिटल फॉर फार्मिंग, हाउ डज इट अफेक्ट द फार्मर्स। फार्मर्स जो है, स्मॉल फार्मर्स कहाँ से पैसा लाते हैं भाई, कैपिटल कहाँ से लाते हैं, पैसा, मनी, कैपिटल जो कि रिक्वायर होता है ना भाई। विदाउट मनी यू कांट डू फार्मिंग, नहीं कर सकते आप, प्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो भाई जनरली स्मॉल फार्मर्स के पास में इतने सेविंग नहीं होती है, इतना मनी नहीं होता है। तो जनरली स्मॉल फार्मिंग बोरो मनी टू गेट कैपिटल फॉर फार्मिंग। अब ये बोरो किससे करते हैं भाई, ये या तो करते हैं कोई बड़ा लैंडलॉर्ड हो लार्ज फार्मर से, या फिर विलेज में कोई उधार पैसे देने वाला मनी लेंडर यानी साहूकार हो, उससे करते हैं। तो लार्ज फार्मर से, मनी लेंडर से, या फिर ट्रेडर से, कोई ट्रेडर यानी कोई व्यापारी हो तो उससे करते हैं, ठीक है ना। तो यहां से जनरली ये लोग जो है वो मनी को अरेंज करते हैं। However, it affect these farmers adversely because the rate of interest is very high. तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो, अब इनके पास में सिंपल सा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होता है, एंड समटाइम्स दे आर नॉट कैपेबल टू रीपे द लोन। लोन तो ले लिया उन्होंने फार्मिंग के लिए, लेकिन रीपे नहीं कर पाते हैं, तो ये डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं। आगे इस पर डिस्कशन करेंगे। तो बच्चों लास्ट डे है आपके लिए 21 अगस्त, 21 अगस्त लास्ट डे। ये आपके डिस्काउंट का 78% जो है वो फ्लैट डिस्काउंट है, 13% एक्स्ट्रा है और 100% रिवार्ड है रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में। तो ये शिक्षा महोत्सव है उत्कर्ष का, अंतिम दिन है 21 अगस्त। अगर आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई रिलेटिव, आपका कोई ब्रदर, सिस्टर, सिबलिंग कोई भी परचेज करता है उत्कर्ष कोर्स को, रिक्वायरमेंट है और परचेज करता है क्योंकि ये अफोर्डेबल प्राइस पर अवेलेबल है, तो ये बच्चों आपके लिए लास्ट डे रहेगा डिस्काउंट का। ऑफर को अवेल करो भाई जल्दी। बहुत बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा, बहुत हेल्पफुल आपकी स्टडी के लिए, फ्यूचर के लिए रहेगा, अफोर्डेबल प्राइस पर। स्मॉल फार्मर्स रीपे दी लोन एंड इंटरेस्ट विद ग्रेट डिफिकल्टी। बहुत डिफिकल्टी होती है भाई, हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। स्मॉल फार्मर्स को जनरली बोरो करना पड़ता है मनी फार्मिंग के लिए, क्योंकि उनके पास में इतनी सेविंग्स होती नहीं है, मनी होता नहीं है। लोन ले लेते हैं हाई इंटरेस्ट रेट पे, लेकिन जब इनको रीपे करना होता है तब प्रॉब्लम आती है, क्योंकि कई बार जो है वो क्रॉप बैड हार्वेस्ट की वजह से, ड्रॉट की वजह से हो नहीं पाती, और फिर वो लोन को रीपे करने के लिए लोन लेते हैं और डेब्ट ट्रैप में जो है वो फंस जाते हैं।
और कई बार उनको अपनी लैंड सेल करनी पड़ जाती है। व्हाट इज मीन्ड बाय ग्रीन रेवोल्यूशन? ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है? मेंशन सम ऑफ इट्स फीचर्स। तो ग्रीन रेवोल्यूशन बच्चों 60 के डेकेड्स की बात है जब इंडिया में एक्यूट फूड शॉर्टेज था। 60 के डेकेड्स की बात है जब इंडिया में एक्यूट फूड शॉर्टेज था। तो उस समय इंदिरा गांधी जो इंडिया की प्राइम मिनिस्टर थी उसने फूड शॉर्टेज को सॉल्व करने के लिए, परमानेंट सॉल्यूशन के लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया। ग्रीन रिवॉल्यूशन लाने वाले जो ग्रेट एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे उनका नाम था डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन 1966-67 में इस ग्रीन रिवॉल्यूशन को स्टार्ट किया और इसके थ्रू ये देखा गया कि भाई एग्रीकल्चर का मॉडर्नाइजेशन करना पड़ेगा। मॉडर्न मशीनरी, मॉडर्न टूल्स, मॉडर्न इक्विपमेंट्स, मॉडर्न मेथड्स, HIV सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इन सब का यूज करके प्रोडक्शन इंक्रीज करना पड़ेगा सो दैट वी कैन फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। फूड ग्रेन की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सकें तो एग्रीकल्चर के मॉडर्नाइजेशन के लिए और प्रोडक्शन को इंक्रीज करके फूड क्राइसिस को रिमूव करने के लिए जो रिवॉल्यूशन शुरू हुआ 60 के डेकेड्स में अंडर द लीडरशिप ऑफ एम एस स्वामीनाथन, दैट इज कॉल्ड ग्रीन रिवॉल्यूशन। अब इसके फीचर्स क्या है, ठीक है ना, इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पालमपुर विलेज में देखने को मिला। इसके फीचर्स हैं कि भाई यूज कर रहे हैं ये हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, यूज कर रहे हैं हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स जो कि ज्यादा प्रोडक्शन करने वाली जो है, ज्यादा प्रोडक्शन करने वाला है और इसमें जो है वो ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है ताकि फार्मर का प्रोडक्शन ज़्यादा हो, कंट्री का प्रोडक्शन ज़्यादा हो और सेल्फ सफिशिएंसी मिले फूड ग्रेन के मामले में। एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया, मशीनरी है, ठीक है ना, ट्रैक्टर्स है, फर्टिलाइजर्स हैं, टूल्स है, थ्रेसर्स हैं, उनका यूज़ किया गया, हार्वेस्टिंग मशीन्स का यूज़ किया गया ताकि तेजी के साथ में काम हो, एफिशिएंसी के साथ में काम हो और प्रोडक्शन इंक्रीज हो। दूसरा है बच्चों, रिवॉल्यूशन सॉल्व द फूड क्राइसिस इन इंडिया एंड मेड इंडिया सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन्स। इंडिया को फूड ग्रेन के मामले में सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाए। दिस लीड टू हायर इनकम ग्रोथ एंड रिड्यूस पुअर्टी, ठीक है ना, हायर इनकम ग्रोथ को बढ़ाया जाए, फार्मर की इनकम बढ़ेगी, नेशन की इनकम बढ़ेगी और पुअर्टी रिड्यूस होगी। मैनी एरियाज द ग्रीन रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। ये इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी है कि जब ज़्यादा फर्टिलाइजर का यूज़ करेंगे, केमिकल फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का, तो लैंड की फर्टिलिटी जो है वो डिक्रीज हो सकती है, इसको नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन के एडवांटेज ये है कि प्रोडक्शन बढ़ा, फूड ग्रेन के मामले में इंडिया जो है वो सेल्फ सफिशिएंट हो गया, एग्रीकल्चर का मॉडर्नाइजेशन हो गया, ठीक है ना, मॉडर्न फार्मिंग, मॉडर्न टेक्निक्स हो गई का यूज़ ऑफ फार्मर्स करने लगे, इनकम बढ़ी। लेकिन उसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी देखने को मिले कि नेगेटिव पॉइंट्स ये है कि इसका फ़ायदा जो है वो केवल लिमिटेड स्टेट्स, लिमिटेड रीजन को ही मिला। वेस्टर्न यूपी है, पंजाब है, हरियाणा है, उसको तो इसका फ़ायदा मिला, बाकी को मिला नहीं। क्रॉप्स में भी ये वीट तक ही लिमिटेड रहा, बाकी क्रॉप्स पर इसका इम्पेक्ट नहीं आया। दूसरा, ज़्यादा एक्सेस फर्टिलाइजर का यूज़ करने से सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज होना शुरू हो गई, जो इश्यू ऑफ कंसर्न हो गया। और जो है ये इसका बेनिफिट जो है वो स्मॉल फार्मर्स को नहीं मिला, बिग फार्मर्स जो लार्ज फार्मर्स थे उनको इसका फ़ायदा ज़रूर मिला, बाकी को कम मिला। तो ये इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है। पीपल एज ए रिसोर्स, नेक्स्ट चैप्टर है बच्चों हमारा पीपल एज ए रिसोर्स। विच इज़ द मोस्ट लिटरेट स्टेट इन इंडिया? सबसे लिटरेट स्टेट कौन सा है इंडिया में? लिटरेट स्टेट का मतलब है लिटरेसी रेट ज़्यादा है। कहाँ पर है भाई? गोवा में है, आसाम में है, केरला में है, बिहार में है, कहाँ पर है? तो भाई लिटरेसी रेट ह्यूमन डेवलपमेंट में हम लोगों ने पढ़ा है, पीपल रिसोर्स है। अगर उनके पास में स्किल, ट्रेनिंग, मैनेजमेंट, एजुकेशन, हेल्थ केयर जुड़ जाए तो मोस्ट लिटरेट स्टेट इंडिया में केरला है भाई।
अप्रॉक्सीमेट यहाँ पर 100% लिटरेसी रेट देखने को मिलती है और सबसे कम लिटरेसी रेट जो है वो बिहार में है। व्हाट इज द मेन एम ऑफ सर्व शिक्षा अभियान? सर्व शिक्षा अभियान का मेन एम क्या है? ये बहुत ही एम्बिशियस स्कीम थी जिसका ऑब्जेक्टिव जो है वो 100% लिटरेसी को अचीव करना था। टू प्रोवाइड एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफ वुमेन, टू प्रोवाइड एलिमेंट्री एजुकेशन टू रूरल पीपल, टू प्रोवाइड एलिमेंट्री एजुकेशन टू चिल्ड्रन, ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14। तो यहाँ पर हो जाएगा टू प्रोवाइड एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14। तो सारे बच्चे 6 से 14 साल तक की एज के उनको एलिमेंट्री यानी प्रारंभिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन देना, सर्व शिक्षा अभियान यानी एजुकेशन टू ऑल, इसका मीनिंग भी सर्व शिक्षा यानी सबको शिक्षा, एजुकेशन टू ऑल। द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल रेफर्स टू नंबर ऑफ, यस स्टूडेंट्स जल्दी से आंसर दो भाई, बहुत सारे बच्चे आंसर नहीं दे पा रहे हैं, क्यों नहीं? जल्दी से जल्दी फटाफट से आंसर आ जाना चाहिए आप लोगों का बच्चों। द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स रेफर टू, क्या बोलेंगे इसको? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, बर्थ रेट, सेक्स रेशियो, क्या बोलेंगे जल्दी से? ये बर्थ रेट कौन बता रहा है भाई? तो इसको अपन बोलेंगे बच्चों सेक्स रेशियो, जेंडर रेशियो के पर 1000 मेल पर फीमेल का नंबर कितना है, ये हो जाएगा सेक्स रेशियो। एक्सेस पॉपुलेशन इज कंसीडर्ड एज ए बर्डन, ज्यादा पॉपुलेशन को कंसीडर किया जाता है कई बार बर्डन फॉर एन इकोनॉमी, बट दे कैन बिकम ह्यूमन कैपिटल इफ देयर इज इन्वेस्टमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ। अब मैंने बताया ह्यूमन बीइंग के साथ में अगर एजुकेशन जुड़ जाए, स्किल जुड़ जाए, मैनेजमेंट जुड़ जाए, ट्रेनिंग जुड़ जाए तो वो ह्यूमन कैपिटल बन जाता है। एक्सेस पॉपुलेशन इज कंसीडर्ड एज ए बर्डन फॉर द इकोनॉमी, बट दे कैन बिकम ह्यूमन कैपिटल इफ देयर इज इन्वेस्टमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ हेल्थ एंड कैपिटल, एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल, स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज, ऑल ऑफ द अबव। तो यहां पर बच्चों ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। अगर सब उसके साथ में जुड़ जाता है, हेल्थ भी जुड़ जाए, कैपिटल भी जुड़ जाए, एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर, स्किल और प्रोडक्टिव नॉलेज, तो वो बन जाता है ह्यूमन कैपिटल। यस। हाउ हैज जापान बिकम ए डेवलप्ड कंट्री? जापान कैसे एक डेवलप्ड कंट्री बना है? ऑल्दो देयर इज ए लैक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जापान के पास में कोई नेचुरल रिसोर्सेज, मिनरल्स, मेटल्स नहीं है। लैंड भी अनइवन है, उबड़ खाबड़ है, प्लेन लैंड भी नहीं है, एग्रीकल्चर फर्टाइल लैंड भी नहीं है। फिर भी जापान जो है वो एडवांस्ड कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री में काउंट होता है। कैसे? by the investment in physical resources, by the investment in capital resources, by the investment in human resources, all of the above। तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर सी, by the investment in human capital। जापान ने, हाँ बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर दे दिया है। वेल डन, वेल डन स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चों ने, बहुत सारे बच्चे जो हमारी क्लास के हैं, नाम नहीं ले पा रहा हूँ सबके, आर गिविंग करेक्ट आंसर। वेल डन, वेल डन, शाबाश, बहुत अच्छा करेक्ट आंसर आपने दिया है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज मोस्टली प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ पर? इसको अपन हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलेंगे, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी इसको बोलेंगे। ज़्यादातर कहाँ पर देखने को मिलता है? सिंपल सा इसका है कि भाई रिक्वायरमेंट तो है 2 जनों की, काम कर रहे हैं 5 जने, तो 3 जने क्या है एक्स्ट्रा है। इट इज कॉल्ड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट इसी को बोलेंगे। कौन से फील्ड में ज्यादा देखने को मिल रहा है? ट्रांसपोर्टेशन में, कम्युनिकेशन में, इंडस्ट्री में, फार्मिंग में। ऑब्वियसली रूरल इंडिया में फार्मिंग में ये ज्यादा देखने को मिलता है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट फार्मिंग में। यस।
व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल? ह्यूमन कैपिटल क्या है बच्चों? सिंपल, ह्यूमन बीइंग असेट कैसे बन जाता है, कैपिटल कैसे बन जाता है? तो ह्यूमन बीइंग के साथ में जब ऐड हो जाता है एजुकेशन, हेल्थ केयर, स्किल, ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें उसके साथ में जब ऐड हो जाती है तो ह्यूमन बिकेम ए कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल बन जाता है। जैसे अब डॉक्टर क्या है भाई, डॉक्टर भी तो इंसान ही है, और एक वर्कर है लेबर क्लास, वो भी इंसान ही है, ह्यूमन तो दोनों है, लेकिन डॉक्टर को अपन ह्यूमन कैपिटल में लेंगे क्योंकि उसके पास में एक स्पेसिफिक नॉलेज है जो सोसाइटी के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, उसके काम की वैल्यू ज़्यादा है, वो लोगों का ट्रीटमेंट करता है, लोगों की हेल्थ को सही बनाता है। तो भाई व्हेन इन्वेस्टमेंट, अगर किसी पर्सन पे इन्वेस्टमेंट किया जाए इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, मेडिकल केयर, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन इंप्रूव्स, और ये ग्रेट एसेट बन जाती है, और इसी को अपन ह्यूमन कैपिटल बोलेंगे। नेक्स्ट है, व्हाई डू एजुकेटेड पेरेंट्स इन्वेस्ट मोर इन देयर चिल्ड्रंस एजुकेशन एंड हेल्थ? एजुकेटेड पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों की एजुकेशन पर और हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान क्यों देते हैं? क्योंकि वो हेल्थ की और एजुकेशन की इम्पोर्टेंस जानते हैं। एजुकेटेड पेरेंट्स know the importance of education and health care, and that's why they invest more in education and health of their children. उनकी चिल्ड्रन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं वो, कि उनको पता है कि अगर उनका बच्चा एजुकेटेड होगा तो he or she can be capable to earn more in future. बच्चा अगर पढ़ेगा, डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, या किसी और बड़ी जॉब पे आ जाएगा तो ज़्यादा अर्निंग कर पाएगा, और ह्यूमन कैपिटल बन जाएगा, ज़्यादा अर्निंग कर पाएगा, फैमिली की इनकम को इंक्रीज कर पाएगा, फैमिली के लिए ज़्यादा जो है वो फैसिलिटीज़ अचीव कर पाएगा। तो इसलिए वो ज़्यादा एजुकेटेड पेरेंट्स जो है वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं एजुकेशन और हेल्थ केयर पर, उनको इम्पोर्टेंस पता होती है। यस, हाँ ठीक है भाई। नेक्स्ट, व्हाट इज इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट? इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट जो है, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट क्या है भाई? तो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट IMR इज द नंबर ऑफ डेथ of infants under 1 year old per 1000 live births। तो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट जो है वो क्या है भाई? इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट का मतलब है इन्फेंट, 1 साल से कम का जो बच्चा है, इन्फेंट यानी शिशु। तो अगर किसी कंट्री का हेल्थ केयर अच्छा है, मेडिकल केयर अच्छा है, फैसिलिटीज अच्छी है, डॉक्टर्स अवेलेबल है, नर्सिंग स्टाफ अवेलेबल है, तो बच्चों की हेल्थ, 1 साल से कम वाले बच्चे सेंसिटिव होते हैं, तो पर 1000 बच्चे जो बर्थ लेते हैं उनमें से कितने बच्चे जो है वो 1 साल बिफोर कंप्लीटिंग 1 ईयर दे आर डाइड, मर जाते हैं। उस रेशियो को अपन बोलते हैं IMR, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। नंबर ऑफ डेथ्स इन्फेंट अंडर 1 ईयर ओल्ड पर 1000 लाइव बर्थ, उसमें 1000 के प्रोपोर्शन में कितनी डेथ हो रही है, ये इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है, और ये शो करती है बच्चों डेवलपमेंट को। व्हाट इज मीन बाय सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स व्हेन पीपल आर विलिंग टू वर्क आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब ड्यूरिंग सम मंथ ऑफ ईयर। अब रेनी सीजन में कई बार जो है वो जॉब नहीं मिलता है। रेनी सीजन जब होता है जब एग्रीकल्चर वर्कर्स को तो जॉब मिल जाता है, दूसरों को नहीं मिलता है, और यही समर सीजन में एग्रीकल्चर वर्कर्स जो है वो फ्री रहते हैं। इसी तरीके से कोई जो है कोई कॉटन जो है वो फैक्ट्री में काम कर रहा है तो वहाँ पर कुछ मंथ उसको मिल जाता है, बाकी टाइम मिलता नहीं है।
तो सीजनल, सीजनल मतलब कुछ मंथ में तो मिल जाएगा, एक सीजन में एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, सीजन ओवर होने के बाद में उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट उसको बोलेंगे। डिस्टिंग्विश बिटवीन द फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल, फिजिकल और ह्यूमन कैपिटल में क्या अंतर है भाई? तो फिजिकल कैपिटल में तो हम किसको लेंगे? फिजिकल कैपिटल इंक्लूड द वैरायटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर एट ऑल स्टेज ऑफ ए प्रोडक्शन एक्टिविटी। दिस इंक्लूड फिक्स्ड कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, वर्किंग कैपिटल, रॉ मटेरियल है, कैश इन द हैंड है। और ह्यूमन कैपिटल जो है इसमें स्टॉक ऑफ कॉम्पिटेंस है, नॉलेज है, हाँ स्किल है, क्रिएटिविटी है, ये सारा ह्यूमन कैपिटल में आ जाएगा। तो फिजिकल कैपिटल में लैंड है, लेबर है, मशीनरी है, बिल्डिंग्स है, फिजिकल कैपिटल है, और ह्यूमन बीइंग है, उसका मैनेजमेंट है, उसकी स्किल है, वो सारा आ जाएगा बच्चों ह्यूमन कैपिटल में। यस। व्हाट डज ए वर्चुअस साइकिल क्रिएटेड बाय एजुकेटेड पेरेंट्स मीन्स एक्सप्लेन। ये वर्चुअस साइकिल क्या है बच्चों? तो सिंपल सा, ये अभी हम लोगों ने डिस्कस किया वही है कि भाई पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, अच्छी जॉब कर रहे हैं, तो क्या होगा? उनकी इनकम भी ज़्यादा होगी। फिर उन्होंने अपने पेरेंट्स की अपने बच्चों की एजुकेशन पे भी अच्छा इन्वेस्टमेंट किया, उनके बच्चे भी अच्छे एजुकेशन लेकर, अच्छा हेल्थ केयर लेकर, हेल्दी है बच्चे क्योंकि हेल्थ पर भी इन्वेस्टमेंट किया, तो वो बच्चे भी बड़े होकर अच्छी जॉब लेंगे और उनकी इनकम ज़्यादा होगी, तो भाई उस फैमिली की इनकम ऑटोमेटिकली ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वो फैमिली डे बाय डे डेवलप होती है, डे बाय डे उसकी इनकम इंक्रीज होती रहती है, रीच होती जाती है। इसको अपन वर्चुअस साइकिल बोलेंगे। अब पुअर में क्या होता है? पुअर है, खुद भी लेबर का काम कर रहे हैं, बच्चों को भी एजुकेशन नहीं दिलाया, बच्चे भी कोई स्किल और उनके पास में कोई नॉलेज नहीं है, वो खुद भी लेबर का ही काम करते रहते हैं, तो पहले से ही पुअर है। फिर और पेरेंट्स भी लो इनकम वाले हैं, बच्चे भी लो इनकम वाले हैं, नेक्स्ट जनरेशन भी लो इनकम वाली रहेगी, तो वो बच्चों जो है वो पुअर ही बने रहते हैं। तो यहाँ पर देखो सिंपल सा है, एजुकेटेड लोग जो है वो एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को जानते हैं, अपने बच्चों के एजुकेशन पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते हैं, और उसी की वजह से जो है उनकी इनकम बढ़ती रहती है, और वो डे बाय डे रिच बिकम होते जाते हैं। हाउ कैन ए लार्ज पॉपुलेशन बी टर्न इनटू ए प्रोडक्टिव एसेट? लार्ज पॉपुलेशन जो है जनरली ऐसा माना जाता है लाइबिलिटी, लेकिन ये असेट मीन्स पूंजी में कैसे टर्न हो जाती है? अगर भाई ज़्यादा लोग हैं तो इट मीन्स देयर इज ए मोर पॉसिबिलिटी ऑफ अर्निंग, मोर प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी है। एक कंट्री में पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसका मतलब ज़्यादा लोग अवेलेबल है वर्क के लिए। तो अगर उनको स्किल दिया जाए, उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाए, उनको एजुकेशन दिया जाए, तो ये लोग ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। अगर एक फैमिली में अगर 4 बच्चे हैं और चारों के चारों अच्छे पढ़े लिखे, अच्छी जॉब पे है, तो उस फैमिली की इनकम ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगी। वो फैमिली ऑटोमेटिकली उसकी फैमिली की इनकम इंक्रीज हो जाएगी, डेवलपमेंट सबका होगा। तो सेम सिचुएशन कंट्री के साथ में, अगर एक कंट्री में पॉपुलेशन ज़्यादा है लेकिन सारे पॉपुलेशन हेल्दी है, प्रोडक्टिव है, स्किलफुल है, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज वाली है, तो वो कंट्री के लिए ज़्यादा यूज़फुल है, ज़्यादा बेनिफिशियल है, प्रोडक्टिव हो सकती है, तो बच्चों एसेट में बदल जाती है। और यही ज़्यादा पॉपुलेशन है, अनहेल्दी पॉपुलेशन है, अनएजुकेटेड है, ठीक है ना, विदाउट एनी स्किल वाली पॉपुलेशन है, तो वो फिर बर्डन हो जाती है। वो क्या हो जाती है? बर्डन। तो सिंपल सा पॉइंट है भाई, अगर पॉपुलेशन एजुकेटेड है, हेल्दी है, स्किलफुल नॉलेज के साथ में है, तो जापान का एग्जाम्पल देख लो। जापान है, साउथ कोरिया है, ठीक है ना, ये ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लेकिन फिर भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं बिकॉज ऑफ द स्किल और स्किलफुल पीपल, टेक्नोक्रेट स्किल, हेल्दी, प्रोडक्टिव लोग हैं, इनका मैनेजमेंट स्किल प्रॉपर है, इसी वजह से ये ज़्यादा प्रोडक्शन कर पा रहे हैं और अपने कंट्री को जो है वो डेवलप्ड कंट्री में टर्न कर रहे हैं। यस।
गिव एग्जाम्पल टू प्रूव दैट पॉपुलेशन इज एन असेट फॉर द इकोनॉमी रादर देन लाइबिलिटी। तो ये भाई कैसे है, पॉपुलेशन असेट कैसे है? तो पॉपुलेशन असेट तब बन जाती है जब उसके साथ में एजुकेशन है, ट्रेनिंग है, हेल्थ केयर है, जुड़ जाता है, तो वो असेट पूंजी बन जाती है। जापान का एग्जाम्पल है, साउथ कोरिया का एग्जाम्पल हमारे सामने है, चाइना का भी एग्जाम्पल सामने है। जब लोग टेक्नोलॉजी को समझ लेते हैं, एजुकेटेड हो जाते हैं, स्किलफुल हो जाते हैं, तो वो मोर प्रोडक्टिव हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं भाई? मोर प्रोडक्टिव। और फिर वो कंट्री की जीडीपी में ज्यादा कंट्रीब्यूशन देते हैं और वो पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा यूजफुल हो जाती है, ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाती है, तो उसको अपन लाइबिलिटी नहीं और एसेट मान लेते हैं। तो अगर कंट्री की पॉपुलेशन में इंजीनियर्स, टीचर्स, डॉक्टर, टेक्नोक्रेट्स ये लोग ज़्यादा है, तो ये लोग बच्चों सोसाइटी को ज़्यादा जो है वो प्रोडक्टिव काम ये लोग करते हैं, ज़्यादा अर्निंग ला सकते हैं और ज़्यादा डेवलपमेंट ला सकते हैं कंट्री में। तो सिंपल सा पॉइंट है बच्चों, अगर पॉपुलेशन एक्टिव है, एजुकेटेड है, हेल्दी है, तो कंट्री के लिए हेल्पफुल हो सकता है, अदरवाइज नहीं। यस। तो आज की क्लास में बच्चों यही पढ़ेंगे, यहीं तक पढ़ेंगे। हमने ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का रिवीजन अच्छे से कर लिया है। होपफुली आपके लिए क्लास ये हेल्पफुल रहेगी, इम्पोर्टेंट रहेगी, प्रोडक्टिव रहेगी। तो बच्चों अच्छे से इस क्लास को आप वापस एक बार चेक करें, वापस एक बार इसको वीडियो को वॉच करें। और जो बच्चे स्कूल की वजह से क्लास को ज्वाइन नहीं कर पाए, वो बाद में भी देख लें क्लास को। और बहुत सारे बच्चे जो क्लास में आज जुड़े हैं, थैंक यू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। इसी तरह से क्लास को ज्वाइन करते रहें, काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए आई होप ये क्लास रही होगी। और जब भी एग्ज़ाम में आप जाओगे तो ये क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में डेफिनेटली ये क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए हैं इम्पोर्टेंट है, सारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मिलेंगे और हेल्पफुल आपके लिए रहेंगे। हाँ, थैंक यू ऑल ऑफ स्टूडेंट। किसी का अगर कोई डाउट है तो पूछ सकता है बच्चा।